वेलकम टू बैकबेंचर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन और आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 2 की हिस्ट्री ऑफ इंडिया C300 से 1200 के मेन क्वेश्चन को। इसका फर्स्ट पार्ट भी आ चुका है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं और उसमें प्लेलिस्ट में काफ़ी क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुके हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मेन है। तो इसमें एक और क्वेश्चन को डिस्कस किया है। जो इसका पार्ट 1 है उसमें मैंने ये बताया है कि ये जो राष्ट्रकूट थे और पाल थे और ये गुर्जर प्रतिहार समाज था, तो इन सब के बारे में मैंने उस वीडियो में डिस्कशन दिया, मतलब इंट्रोडक्शन दिया इन सब का, ये लोग कौन थे, इनकी हिस्ट्री क्या थी। तो आज इस क्वेश्चन के डीपली इस आंसर को पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, राजनीतिक वर्चस्व के लिए राष्ट्रकूट, पाल एवं प्रतिहारों के बीच संघर्ष की व्याख्या कीजिए। भारत में वर्चस्व के लिए प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष भारतीय राजनीति में एक सदी से अधिक समय तक एक महत्वपूर्ण कारक बना रहा। मतलब इन तीनों समाजों के जो बीच जो संघर्ष चल रहा था कि कन्नौज जो था उस पर कौन राज करेगा, तो ये इसको एक त्रिकोणीय संघर्ष भी कहा गया है, त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये एक सदी से अधिक समय तक भारत में बना रहा था। और कन्नौज शहर जो राजा हर्षवर्धन द्वारा प्रतिष्ठित हो गया, मतलब उनके द्वारा जो चलाया गया था और फिर जो उनके मरणोपरांत के बाद ख़त्म हो गया था। बाद के हर शासक ने इसे विजित करने का हर संभव प्रयास किया। मतलब जो बाद में जितने भी शासक आए उन्होंने जो कन्नौज था उसको हथियाने का, उसको उस पर राज करने का जो उनसे प्रयास हो सकता था, हर संभव प्रयास उन्होंने किया। अपनी सामरिक और भौगोलिक क्षमता के कारण कन्नौज गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बन गया था। सामरिक और भौगोलिक एक तरह से ये क्षमता होती हैं, जो इसका विस्तार भी बहुत बड़ा था। मतलब भौगोलिक रूप से देखें तो ये काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ था कन्नौज शहर। ये गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बन गया था, मतलब यहाँ से सत्ता संभालने का लोगों को वो चस्का चढ़ गया था कि हाँ, इसको हम राज्य करेंगे, इस पर हम राज्य करेंगे। यह दो आब के मध्य स्थित था। दो आब मतलब दो नदियों के बीच में स्थित था। इस प्रकार कन्नौज पर नियंत्रण का मतलब पूर्वी और पश्चिमी गंगा घाटी का पर नियंत्रण था। मतलब कन्नौज पर शासन करना एक तरह से ये था, पूर्वी और पश्चिमी जो घाटी थी उस पर नियंत्रण, क्योंकि ये दो नदियों के बीच में स्थित था। दो नदियाँ इसके बगल से होकर जाती थी। तो यह भूमि और जल मार्गों के साथ भी जुड़ा हुआ था। मतलब यहाँ पे सड़क भी जा रही थी और जल मार्ग भी जा रहे थे। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं था कि तीन प्रमुख समकालीन शक्तियाँ पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट ने कन्नौज को नियंत्रण करने के लिए 12 प्रयास किए। मतलब ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि जो तीनों जो ये थे शक्तियाँ थी, समकालीन शक्तियाँ उस टाइम की, पाल, प्रतिहार और ये राष्ट्रकूट, इन्होंने कन्नौज को अपने नियंत्रण में करने के बहुत बार प्रयास किए। 8वीं शताब्दी के अंत से 9वीं शताब्दी के अंत के बीच के काल में उत्तर में प्रतिहार मतलब गुर्जर जो प्रतिहार थे गुजरात, और ये थोड़ा इस ऊपर की साइड में दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये जो ग्रीन वाला एरिया आप देख पा रहे हैं, ये गुर्जर प्रतिहार का साम्राज्य था। उत्तर में प्रतिहार, पूर्व में पाल, दक्कन में राष्ट्रकूट। देखिए आप मैप देखिए एक बार, ये जो ग्रीन वाला एरिया ये गुर्जर प्रतिहार का है और ये जो वायलेट वाला एरिया है पर्पल वाला, ये पाल साम्राज्य वालों का है। और राष्ट्रकूटों का एरिया देखिए आप, ये दक्कन वाला पूरा मध्य भारत से लेके दक्षिणी भारत लगभग पूरा ही एक तरह से ये आ गया इसमें राष्ट्रकूटों के साम्राज्य का। उत्तर में प्रतिहार, पूर्व में पाल और दक्कन में राष्ट्रकूट लगभग एक ही समय में शक्तिशाली राजवंशों के रूप में उभरे। मतलब इनका जो टाइम पीरियड था, जिस टाइम पीरियड में ये उभरे वो एक ही टाइम था। मतलब ये इसमें बताया भी गया है 8वीं से 9वीं शताब्दी के अंत के बीच में एक ही साथ उभरे ये वत्सराज। मैंने पिछली वीडियो में इन सबके नाम डिस्कस कर दिए थे, आप जाकर देख सकते हो, वो पार्ट 1 है इसका। वत्सराज जो थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। मतलब जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की, वो उन्होंने राजस्थान और उत्तरी पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से पर 783 ईस्वी
के आसपास विजय प्राप्त की, मतलब उस राज्य को जीत लिया उन्होंने। दूसरी ओर प्रारंभिक शासकों, मतलब प्रारंभिक मतलब शुरू के जो पाल शासक थे, गोपाल और धर्मपाल ने बंगाल से पश्चिम की ओर अपना विस्तार किया। मतलब बंगाल जो था वो उस टाइम पर, बंगाल जो बनता था वो काफ़ी बड़ा बनता था। बंगाल तीन राज्यों को मिला बनता था, जिसमें पश्चिम बंगाल पहला था और दूसरा राज्य था बिहार आज का, और एक उड़ीसा। ये उस टाइम का बंगाल हुआ करता था। बंगाल से पश्चिम की ओर अपना विस्तार किया, मतलब थोड़ा सा इधर की साइड आता है, गुजरात की साइड, मध्य प्रदेश की साइड। वत्सराज ने पाल राजा को हराया। वत्सराज मतलब जो गुज्जर था, उन्होंने जो पाल के जो राजा थे उनको हराया। इस बीच राष्ट्रकूटों ने दक्कन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मतलब जो उस टाइम जब ये इन्होंने इनको हराया, तो जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने मतलब दक्कन में अपना मतलब अच्छी तरह अपनी सत्ता जमा ली और उत्तर की ओर बढ़े, मतलब उत्तर भारत की ओर, मतलब जो दक्कन वाला एरिया है अपना थोड़ा साउथ का, तो उत्तर की ओर बढ़े, जैसे महाराष्ट्र से ऊपर और थोड़ा सा एमपी की साइड में, मध्य प्रदेश में। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने एक बड़ी सेना के साथ गंगा के मैदान पर आक्रमण किया। राष्ट्रकूट राजा, मैंने ये सारे राजा जो थे पिछली वीडियो में पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया, आप जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसमें ही बता दूंगा। राष्ट्रकूट जो राजा थे वो ध्रुव, मतलब राष्ट्रकूट जो वंश था उसके ध्रुव, उनके राजा थे ध्रुव। उन्होंने एक बड़ी सेना के साथ गंगा के मैदान पर आक्रमण कर दिया, मतलब उत्तर की ओर आक्रमण कर दिया, और वत्स राजा और धर्मपाल दोनों को ही हरा दिया। वत्स राजा जो थे वो गुर्जर थे, और धर्मपाल आपको पता ही है पाल साम्राज्य वंश के थे। उन दोनों को ही उन्होंने, ध्रुव राजा ने हरा दिया, जो कि राष्ट्रकूट थे एक। ध्रुव की मृत्यु के बाद जब राष्ट्रकूट सत्ता पर कुछ समय के लिए ग्रहण लगा, मतलब जब ध्रुव जी की मृत्यु हो गई, जो राष्ट्रकूट राजा थे उनकी मृत्यु के बाद जब राष्ट्रकूट सत्ता पर थी, उस पर कुछ समय के लिए ग्रहण लग गया, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए उनको रोक दिया गया कि अब कुछ नहीं होगा, थोड़े टाइम के लिए ये राजा की मृत्यु वगैरह हो गई है, तो ग्रहण लगना एक तरह से रोक देना, या कार्यकाल चलता रहा होगा लेकिन कोई राजा नहीं रहा होगा, ग्रहण लगा। तब धर्मपाल जो पाल वंश के राजा थे, धर्मपाल ने कन्नौज पर विजय प्राप्त की। मतलब उस टाइम पर उन्होंने जो था कन्नौज पर अपना राज्य जमा लिया था। लेकिन जल्द ही नागभट्ट कौन थे? नागभट्ट थे वत्सराज के पुत्र, और वत्सराज कौन थे? वत्सराज मैंने बता दिया गुज्जर थे। नागभट्ट ने प्रतिहारों का वर्चस्व बढ़ाया, मतलब जो नागभट्ट थे उन्होंने प्रतिहारों का जो था वो वर्चस्व बढ़ाया, कि अब हमारा साम्राज्य फैलेगा और हमारी शक्ति वगैरह बढ़ेगी, क्योंकि ये जो थे प्रतिहार ही थे नागभट्ट, और वत्सराज भी ये गुज्जर प्रतिहार थे। और धर्मपाल को हराने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि धर्मपाल ने अब कन्नौज की सत्ता प्राप्त कर ली थी, तो इसलिए उनको हराने के लिए भी आगे बढ़े। इस जीत से राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय को बहुत ईर्ष्या हुई। मतलब जो राष्ट्रकूट राजा था गोविंद तृतीय, मतलब गोविंद था उनका जो पुत्र वगैरह तीसरे नंबर का होगा, उनके बाद 3 राजा बने जो होंगे, जो गोविंद द्वितीय, गोविंद तृतीय, उनको बड़ी जलन हुई इस बात से, इस जीत से, कि वो जो है कि धर्मपाल को हराने के लिए चले गए। उन्होंने नागभट्ट के राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब ये जो थे ये आपस में लड़ रहे थे इस सत्ता के लिए। और जो नागभट्ट था वो कौन था? मैंने बता दिया, वत्सराज का गुज्जर था। उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया कि ये बंदा उससे लड़ने के लिए जा रहा है तो ये सत्ता ले लेगा, तो इस पे आक्रमण कर देना चाहिए। तो इन्होंने गोविंद तृतीय ने नागभट्ट के राज्य पर आक्रमण कर दिया। धर्मपाल ने गलत लिखा हुआ है यहाँ, कन्नौज आएगा, कन्नौज को फिर से विजित किया। मतलब जब वो गुर्जर जो थे फिर वो दोबारा लड़ने के लिए जब बढ़े ना, मतलब नागभट्ट जब उससे लड़ने के लिए बढ़े कि अब हम कन्नौज की सत्ता को प्राप्त करके रहेंगे, तब वो फिर दोबारा धर्मपाल से हार गए। तो धर्मपाल ने कन्नौज को फिर से विजित किया, वो फिर से जीत गया। शासकों की अगली पीढ़ी में धर्मपाल के पुत्र देवपाल सबसे प्रमुख थे। धर्मपाल के जो पुत्र थे देवपाल, वो भी शासकों में बड़े मेन थे, उनका भी शासन चला था अच्छा खासा। उन्होंने समकालीन प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों पर अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाया, मतलब उनको हराया वगैरह होगा युद्ध में या फिर प्रतियोगिता वगैरह में हराया होगा। समकालीन प्रतिहार गुर्जरों को और राष्ट्रकूट शासकों पर अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाया। 9वीं शताब्दी में प्रतिहार राजा
भोज प्रतिहार मतलब एक तरह से गुज्जर प्रतिहार है, तो इसे आप याद रखना, जब भी हम प्रतिहार बोलूँ तो आप गुज्जर समझ जाना। 9वीं शताब्दी में राजा भोज और महेंद्रपाल जो थे वो भी गुज्जर थे, और राजा भोज थे वो भी गुज्जर थे। इन्होंने अपने समकालीनों की तुलना में अधिक शक्तिशाली साबित हुए। कौन कौन थे? राजा भोज और महेंद्रपाल, ये दोनों गुज्जर थे। ये अपने टाइम में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साबित हुए क्योंकि इन्होंने हराया वगैरह होगा लोगों को। धीरे धीरे कन्नौज भारत में सत्ता का मुख्य केंद्र बन गया, क्योंकि उसके लिए त्रिदलीय संघर्ष चलने लगा, त्रिपक्षीय। 9वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रकूट राज्य ने अपने राजा इंद्र तृतीय, राष्ट्रकूट के जो राजा थे, राजा इंद्र तृतीय, पहले प्रथम होंगे फिर द्वितीय फिर तृतीय, वो तृतीय हैं यहाँ पे। 9वीं शताब्दी में के अंत में, मतलब 9वीं शताब्दी जब शुरू होने वाली थी तो उस टाइम में जो राष्ट्रकूट राजा थे, राजा इंद्र तृतीय और कृष्ण द्वितीय के शासनकाल में कुछ विकास किया, पर वह पुनः पतनोन्मुख हो गया। मतलब इनके जो राष्ट्रकूट राजा थे दक्कन वाले, इनके राज्य में इंद्र तृतीय और कृष्ण द्वितीय, इनके शासनकाल में विकास तो हुआ, लड़ाई वगैरह तो जीते, मगर ये जल्दी ही पतनोन्मुख हो गया, मतलब धीरे धीरे ढलने लगा। पतन मतलब गिरना, पतनोन्मुख मतलब पतन के मुख की ओर हो गया। 10वीं शताब्दी के अंत तक प्रतिहार अभी भी अपनी राजधानी कन्नौज को बनाए रखने में कामयाब रहे। मतलब जो प्रतिहार थे वो अभी भी अपनी राजधानी को कन्नौज को राजधानी बनाए रखने में कामयाब रहे। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता में गिरावट को मोहम्मद गजनी के आक्रमणों ने 1001 से 1027 ईस्वी तेज कर दिया। मतलब उत्तर भारत में एकता में गिरावट कैसे आई, मतलब सब लोगों में भिन्न भिन्न होने लग गए, मतलब कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो ये किस वजह से हुआ? ये मोहम्मद गजनी ने जो आक्रमण किया 1001 से 1027 ईस्वी तक, ये सब तेज हो गया कि हम मतलब एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते थे लोग। इन हमलों ने क्षेत्र में पूरी राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर कर दिया। मतलब जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो राजा वगैरह थे, उनको अस्थिर कर दिया। कई राजाओं को इसने हराया, मोहम्मद गजनी ने, अरब से आया था राजा। और उत्तर भारत इस हमले से उबर नहीं पाया और अंततः तुर्की ने इसे जीत लिया। मतलब तुर्की से आया था मोहम्मद गजनी, तो उसने इसे जीत लिया। तो यही था आज के इस क्वेश्चन में। इसका एक पार्ट 1 भी बन चुका है, वो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने थोड़ा मेन डिस्कस कर दिया है, इनके इंट्रोडक्शन दे दिया और इसमें इस आंसर को डिस्कस किया है। तो थैंक यू।